कि जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है अब उसको अमेरिका भी मानने लग गया है, एंड दैट इज जेडी वेंस का वो पॉडकास्ट जो वैसे तो 3 घंटे पर मबनी था, लेकिन उसकी जो सबसे अहम, सबसे बड़ी, सबसे जो बड़ी बात थी वो ये कि उन्होंने साफ नाम लिया। साफ नाम नहीं लिया बट ले भी लिया। यही तो बात होती है एक सियासतदान की। आई थिंक इससे ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे जेडी वैंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी बड़े मेरे ख्याल में करेज की बात है, जितनी एक बड़ी लॉबी इसराइल की काम करती है यूएस में, और जितना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रहता है उनके अपर और लोअर हाउसेस में तमाम तर कैंपेन्स के अंदर। आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर जेडी वैंस। बट सोचिए, मेरे जहन में ये बात आती है फैसल कि किस हद तक जेडी वैंस फ्रस्ट्रेटेड होंगे दैट ऑन अ पॉडकास्ट ही हैड टू शेयर हिज व्यूज कि भाई कुछ स्पॉयलर्स हैं जो कि मेरे खिलाफ भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो नहीं चाहते हैं कि ये ईरान वॉर खत्म हो। एब्सोल्युटली। अब देखिए, इख्तलाफात तो पहले भी थे दोनों के दरमियान और अब मजीद खुल के सामने आ गए हैं। इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर पर ईरान से जंग ख़त्म करने की जो अमरीकी कोशिशें थी उनको नाकाम बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। क्या हुआ आपको इन नटशेल बताते हैं। जेडी वैंस ने दावा किया कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ईरान जंग लामुतना ही जारी रखना चाहते थे और इसराइल से मुंसलिक बासर हल्कों ने अमरीका में मुनज़्ज़म असर व रसूख मुहिम चलाई और अमरीकी नायब सदर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान से जंग बंदी मुआहदा नाकाम बनाने की कोशिशें की गई हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट ही हैज सेड। बहुत जो है ये रिवीलिंग है ये चीज़ें। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। दिफाई तहज़ीक़ात ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो बात हम कहना चाह रहे थे और जो बात बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं समझना चाह रहे थे, वो अब उस मुल्क की तरफ से आया है जिसका ये बगल बच्चा, जिसका पिट्ठू था, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस। उन्होंने ये कहा कि जनाब इसराइल जो है वो स्पॉइलर के तौर पे किरदार अदा किया है। अब इसको सर बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि उन्होंने शायद डायरेक्ट नाम नहीं लिया या जो भी है, लेकिन हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये शख्स कह कौन रहा है। JD Vance, who is next in line to be the president of United States of America. That is the most important thing. और जब ऐसा शख्स ये बात करे कि वो $445 मिलियन की कैंपेन, उसमें से कुछ पैसा मुझे मलाइन करने के लिए लगाया गया, इस मामले को सबूताज करने के लिए लगाया गया, दिस इज वेरी ह्यूज सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। यकीनन ये एडमिनिस्ट्रेशन में बातें हुई होंगी और जिस तरीके से स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था और खित्ते में जो डेवलपमेंट थी या गजा की सूरत हाल थी या लेबनान में जो कुछ कर रहा था या स्ट्राइक्स कर रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा था, वो MOU को डीरेल करना चाह रहा था, करेक्टर असैसिनेशंस हो रही थी। तो एक बड़ी मुनज़्ज़म एक किस्म की इट वाज मुहिम थी। और जिस तरह दैट्स वाई जेडी वैंस ने कहा कि उन्होंने जिस तरह फंडिंग की और ऑर्गेनाइज फंडिंग की टू मलाइन और इनको पब्लिक ओपिनियन को बेसिकली देखे ना नैरेटिव शेप करने की कोशिश की गई। सो दैट इज वन थिंग। अभी दुनिया मानती है, अमेरिकन मानते हैं, दिस सो कॉल्ड आयरन क्लेड फ्रेंड्स किसी जमाने में जो थे और स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता था इसराइल को, नाउ इट हैज बिकम ए स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी फॉर अमेरिका। और इसके साथ साथ वो दुनिया मानती है द रिलेशन एट प्रेजेंट आर ऑल टाइम लो है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में इसराइल शुड नॉट काउंट ऑन द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, क्योंकि $4 बिलियन के एनुअल इनको इमदाद मिलती है। लेकिन वो इनको अब रियलाइजेशन हुई है। तो मेरे ख्याल में वो जो हालात है वो इसराइल वो एक्सपोज हुआ है और उनको रियलाइजेशन है और अभी खुल के जेडी वैंस ने बात की है। और तो मेरे ख्याल में देखें कि इस खिते के अंदर इसराइल जिस तरह एक हेजमोनिक डिजाइन थे कि वो एक्सपेंशन भी चाह रहा था, कंट्रोल भी चाह रहा था और अपने आप को सोल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहा था और उस वक्त पावर भी उसके पास थी और अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने काउंटर किया, रिस्पॉन्ड किया, उससे उसको सेटबैक हुआ। जो उनके ख्वाहिशात थी वो वहाँ पे पूरी नहीं हुई। तो वो तवक्को कर रहे थे कि वो हफ्ते के अंदर ईरान को रेजिम चेंज कर देंगे, वो नहीं हो सका। अब एक क्वाड बना है, क्वार्टेट आप उसे कह सकते हैं, 4 मुल्कों का है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और इजिप्ट का। तो अगेन उसने उस ब्लॉक ने इसराइल को भी बड़ा एक मैसेज दिया है, एक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बना है, तो इसराइल के लिए वहाँ पे भी है। सो ओवरऑल देखिए इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इसराइल कि ये जंग जारी रहे और ताकि उनके इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी, तो उस इलेक्शन में इस प्ली के साथ वो जाएं। वरना अगर इलेक्शन खत्म द मोमेंट यहाँ पे चीजें सेटल हो जाती है, एक फाइनल एग्रीमेंट कंक्लूड होता है, तो नेतन्याहू तो ही विल लैंड इन जेल
तो दैट्स राइट। वाई फार राइट वाले हैं जो बाकी सारे लोग हैं वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिकन बड़े क्लियर है, और अमेरिका के अंदर भी डिवीजन है। देखें ना कि जो क्रिश्चियन जायोनिस्ट जिसे हम कहते हैं, उनका जो अकीदा है या और ज्यूस के ऑलमोस्ट सेम है। इन्फ्लुएंस, यस। और तो उससे एक वो भी फर्क पड़ता है। और दूसरा फिर वो वैसे भी अदरवाइज ज्यूइश लॉबी जो है अमेरिका में बड़ी स्ट्रांग है। तो दैट्स में आप देखें ना, फंडिंग आप किसको करते हैं? आप राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स को करेंगे, वाशिंगटन तो पोस्ट को करेंगे, एक्सीएस को करेंगे, और अकॉर्डिंग आप वो चीजें करवाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसराइल को उन्होंने एक्सपोज कर फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने जिस तरह सामने आके, इवन जहां तक देखें ना कि पास में जो असोसिनेशन हुई जॉन एफ कैनेडी के असोसिनेशन में भी बताते हैं इट वाज अगेन मोसाद था। तो इवन आप देखें ना कि जिस तरीके से पेनिट्रेशन अभी अहमदी नजात के बारे में जो स्टोरीज अभी आई हैं, सो अनबिलीवेबल किस्म की पेनिट्रेशन होती रही है, और पास में भी और अभी भी आगे ये करते रहेंगे। आई हैव अनदर थियोरी मसूद साहब दैट आई वांट टू प्रपोज, और वो ये है कि अभी बड़ी तेज़ी से इसराइल के अंदर नफ्ताली बेनेट जो हैं वो री इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू से थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ऑब्वियसली हमने देखे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को भी रहे हैं, जेडी वैंस को भी रहे हैं। सो इज़ इट एन अनदर काइंड ऑफ एजेंडा दैट इधर से अमेरिका भी पुश कर रहा है ताकि वहाँ से जो है वजारत भी तब्दील हो सके? बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस इधर मौजूद है अमेरिका के भी इसराइल पर, लेकिन उधर इसराइल में भी ग्रीवेंसेस मौजूद हैं कि हमारी जो दोस्ती थी, जो गठजोड़ था हमारा अमेरिका के साथ, उसको नेतन्याहू ने राइटली यूज़ नहीं किया। सो डू यू थिंक कि नेतन्याहू को डायरेक्ट तो नहीं ललकारा एक तौर से जेडी वैंस ने, लेकिन इस तरह की बात करने से उन्होंने स्लिप इन कर दिया आइडिया? जी जी, बिल्कुल सामने उन्होंने खुल के कह दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी देखा ना, कल उन्होंने बात की थी कि मैंने कहा है नेतन्याहू को कि वो अपने फोर्सेस सीरिया से और लेबनान से विड्रॉ करें। अभी आप देखा ना, ये एक स्पॉइलर का एक्शन है। और आप या किस लिए आपने साउथ लेबनान को ऑक्युपाई किया है? गोलान हाइट में फर्दर एक्सपेंशन की है उन्होंने जाके, तो वहां पे ऐसी सूरत हाल की है। तो वो मतलब सिचुएशन एक वो चाहते हैं। फिर आप देखें ना, खिते के अंदर यूएई में इनका प्रेजेंस है, बहरीन में उनका प्रेजेंस है, खासतौर पे यूएई में प्रेजेंस है। ईरान उसको बड़ा सीरियस थ्रेट के तौर पर लेता है। सो दैट्स वाई अभी देखिए कि यूएई के अंदर उन्होंने अपना सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी शिफ्ट कर दिया है। फिर उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है कि टेक्नोलॉजी और कुछ वेपन्स वगैरह डेवलप करने के लिए, तो ईरान के लिए और बाकी अरब ममालिक के लिए। सो दिस इस हरकत से क्या हुआ है, द यूनिटी ऑफ अरब जो जीसीसी कंट्रीज, दैट हैज बीन फ्रैक्चर्ड। सो इजराइल हैज एस्टेब्लिश ए फुट होल्ड इन जीसीसी अरब ममालिक में। सो अरबों के लिए भी थ्रेट है, उधर भी थ्रेट। सो और फिर इसराइल के अंदर नफ्ताली जिस तरीके से है, वो कोशिश है, वो उससे ज्यादा हार्ड लाइनर है। और इवन हार्ड लाइनर जो है बिन गवीर या दूसरे लोग हैं, वो समझते हैं कि नेतन्याहू ने डिस्पाइट इतने डिस्ट्रक्शन तबाही मचाई, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने वो काम नहीं कर सका जो वो करना चाहिए था। सो विद इन इसराइल के अंदर भी डिवीजन है। तो लाइकली है कि हो सकता है ये इलेक्शन हार जाए, क्योंकि इलेक्शन ये तब जीतता, ये जंग जारी रहती और ये कुछ ना कुछ करता, या गजा को टोटली ऑक्युपाई करता, साउथ लेबनान में कहता है कि हम यहाँ से भी निकलेंगे नहीं, बातचीत उनके बीच चल रही है, तो वो भी उसके लिए सेट बैक है। और फिर उसके पास ऑलरेडी करप्शन और बहुत सारे केसेस भी हैं। सो मेरा ख्याल में लाइकली है। देखें, इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मुश्किलात है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एड्रेस करवाए। और इसी तरह सिमिलरली नेतन्याहू के लिए भी मसाइल। अब इसमें से देखिए, सोचने वाली बात ये भी है कि ये पहली मर्तबा नहीं ये बात ऐसी आई है खुल के। इससे पहले भी आपको पता है कि कुछ ऐसी गर्मा गर्मी हुई टेलीफोन पे, और ट्रंप ने तो सुना भी दी नेतन्याहू को। नाउ विद दैट, जब तर्जुमान से आज सवाल हुआ है, और तर्जुमान से एग्जैक्टली जो बात की जेडी वेंस ने, वो ये थी कि देयर आर सम पीपल विद इन दिस सिस्टम दैट वी नो बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट were manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely। ठीक है जनाब, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे जनाब जेडी वेंस के। यही सवाल किया आज वाइट हाउस की तर्जुमान से, और कहा कि क्या अमेरिकी सदर इस स्टेटमेंट को बैक करते हैं। एंड शी सेड कि जी ऐसी चीज़ें थी, एंड जिस तरीके से एक तर्जुमान कहते हैं नाम ना लिए बगैर। सो माई क्वेश्चन इज कि दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम वो टेलीफोन पे झगड़ा हो नेतन्याहू से, या फिर कई मरतबा खुद अमेरिकी स्टेट्समैन का ये कहना हो कि जनाब ये चाह नहीं रहे कि इस तरीके की चीज़ें हों। ये सारी चीज़ें एक तरफ,
और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये मामला, फिर हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर का ईरान को कहना कि मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। दीज टू थिंग्स डजंट अलाइन, ईदर यू सिट इन दिस बोट और दैट बोट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखना कि दुनिया, अमेरिका में भी पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि भाई हमने इस पूरी जंग में अमेरिका ने हासिल क्या किया है, बहुत बड़ा सवाल है। और फिर देखिए, दैट्स वाई आप भी कहते हैं कि इनिशियली बातचीत चल रही थी, एकदम आप इसराइल के कहने पे, क्या आप इसराइल के एक स्टेट थे, इसराइल ने आपको डिक्टेट करवाया, सो दैट्स वाई पब्लिक ओपिनियन वहां पे डिवाइड है। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद इवन इसराइल के अंदर 92% लोगों का मानना है कि अमेरिका का वो अभी रवैया नहीं रहा जो पहले था, तो उसमें वहां भी फर्क है। इसकी इम्प्लीकेशन ईरान पे भी आई है। ईरान का जो नैरेटिव चल रहा था शुरू में कि वो सारी दुनिया उनके साथ खड़ी थी और कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है क्योंकि ईरान तो बातचीत कर रहा था, इन पर हमला हुआ है। लेकिन जब से MOU हुआ उसके बाद से ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो नैरेटिव है वो भी चेंज हो गया है। सो मेरा ख्याल में विद एवरी एज डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें भी तब्दील होती जा रही है। और जिस तरह ईरान के अंदर से जिस तरह स्ट्राइक्स हो रही हैं, और तो मेरा ख्याल में मुश्किलात ईरान के लिए भी है साइमल्टेनियसली। ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।